दोस्तों, बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज काफी गहमा गहमी का माहौल था। कोर्ट के अंदर और कोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ जमी हुई थी। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि आज जो केस इस कोर्ट में आया हुआ है, इस केस में जज साहब क्या निर्णय देने वाले हैं। क्योंकि आज जो केस इस कोर्ट में आया हुआ था, वो अपने आप में एक अलग तरीके का ही केस था, अलग तरह का केस था, और हर व्यक्ति आज इसका निर्णय जानना चाहता था। दोस्तों, अक्सर अगर कोर्ट में कोई पति पत्नी के बीच का केस जाता है, तो वो होता है तलाक का। या तो पति अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता था, या पत्नी अपने पति को तलाक देना चाह रही होती है। लेकिन आज जो केस आया हुआ था, न ही पति अपने पत्नी को तलाक दे रहा था और न ही पत्नी अपने पति को तलाक दे रही थी। यहाँ पर तो एक पत्नी थी और उसके दो दो पति अपना दावा कर रहे थे कि मैं इसका पति हूं, तो मैं इसका पति हूं। दोस्तों, ये सारी चीजें दोनों के पास, ये सारे एविडेंस मौजूद थे, सारे प्रूफ उनके पास थे, जो खुल करके कह रहे थे कि हाँ, ये इसकी पत्नी है या ये इसकी पत्नी है। दोस्तों, ये सारे एविडेंस, सारे गवाह, सारे सबूत जब जज साहब के पास पेश किए जाते हैं, तो जज साहब सारी चीजों को देख करके दंग रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अगर ये इसकी पत्नी है, इसके सारे फोटो, सारे वीडियो, सारे शादी के सारी चीजें इसके साथ उपलब्ध है, और फिर जब दूसरे को देखते हैं तब भी दंग रह जाते हैं कि उसके पास भी सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, सारे सबूत उसके पास भी थे कि वो खुल करके साबित कर रहे थे कि ये इसकी पत्नी है। जज साहब जब दोनों प्रूफ को देखते हैं तो काफी परेशान हो जाते हैं और काफी दंग रह जाते हैं। वो कुछ भी निर्णय देने के पक्ष में नहीं होते हैं। वो जो महिला होती है उससे कहते हैं कि देखो, तुम्हारी शादी तो दोनों के साथ हुई है, दोनों के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे गवाह हैं, सारे सबूत हैं कि तुम इन दोनों की पत्नी हो। अब तुम ही निर्णय कर सकती हो कि तुम्हें किसके साथ रहना है, किसको अपना पति मानना चाहती हो। वो पत्नी तुरंत जज साहब की तरफ देखती है और कहती है कि मैं दोनों को अपना पति मानती हूँ और मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, जज साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है। कानून के किसी भी पन्ने में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि एक पत्नी दो दो पतियों के साथ रहेगी। तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। दोस्तों, इसके बाद जो केस होता है, उसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था उस दिन, क्या उस पत्नी ने किस पति को चुना था, और आखिर ये दो दो पति कैसे हो सकते थे। दोनों के पास सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस कैसे हो सकते थे कि दोनों ये साबित कर रहे थे कि वो उनकी पत्नी है। और जज साहब ने लास्ट में क्या निर्णय दिया, क्या हुआ इस केस में, सारी चीजों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इस वीडियो में सारी कहानी को जानने के लिए आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरा आप सबसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। काफी दिल को द्रवित और रोंगटे को खड़े कर देने वाली सच्ची कहानी है। इस कहानी में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, बिहार राज्य का एक जिला लगता है जिसका नाम है आरा, और आरा का एक छोटे से गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सोहन। सोहन की शादी उसी के बगल की गांव की रहने वाली काफी खूबसूरत लड़की शांति के साथ हो जाती है। शांति के जैसे खूबसूरत पत्नी पाकर के सोहन फूलों नहीं समाता। सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी के चेहरे को जब देखता है तो देखता ही रह जाता है। अपनी पत्नी शांति से कहता है कि कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी फुर्सत से भगवान ने तुम्हें बनाया हुआ है, काफी अच्छे कर्म मैंने किया होगा, तब जाकर के इतनी खूबसूरत पत्नी मुझे मिली है। जब ये बातें शांति सुनती है तो शांति अपनी नजरों को नीचे करके लजाने लगती है, शर्माने लगती है, और फिर अपने पति को कहती है कि आप कौन से कम हैं, आप ही तो काफी खूबसूरत हैं, आप ही तो हजारों और लाखों में एक हैं, आपके जैसा पति पाकर के भी मैं भी धन्य हो गई हूँ। दोनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं, और फिर इसके बाद वो सुहाग रात जो होती है वो उन दोनों को यादगार रात होती है। उसके बाद इनकी जिंदगी की जो डगर थी, जिंदगी के जो दोनों पहिए थे, वो एक साथ एक मार्ग पर चलने लग जाते हैं। दोस्तों, जीवन काफी अच्छे तरीके से दोनों पति पत्नी का कट रहा था। पति अपनी पत्नी को काफी प्यार करता था, और जो पत्नी शांति थी वो भी अपने पति को काफी प्यार करती थी। दोनों के बीच में अगाध प्रेम था। एक दिन जब 5-6 महीने शादी के बीत जाते हैं तो सोहन अपनी पत्नी शांति से कहता है कि शांति, मैं चाहता हूं कि शहर जाऊं और शहर जाकर के कुछ पैसे रुपए कमाऊं। कब तक हम दोनों का ऐसे जिंदगी कटेगा, कुछ पैसे की तो जरूरत पड़ेगी। कल के दिन हमारे भी बाल बच्चे होंगे, संतान होगा, तो उसके लिए भी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे नौकरी करना ही पड़ेगा, मुझे शहर जाना है। शांति कहती है कि शहर नहीं जाएंगे आप, मैं आपके बिना एक दिन नहीं रह सकती हूँ। इतने दिनों की बात क्या कर रहे हैं आप,
मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ही रहें, हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। आपको अगर कोई काम छोटा-मोटा करना है तो यहीं पर इसी गाँव में कर लीजिए, लेकिन मैं आपको शहर नहीं जाने दूँगी। मैं आपके बिना एक दिन नहीं रह पाऊँगी, इसलिए आप जो भी करना है यहाँ पर करिए। सोहन जब उसकी बातों को सुनता है, तो अपनी पत्नी को देखता ही रह जाता है और सोचने लगता है कि कैसी पत्नी है ये। आजकल की पत्नियां तो शादी होते ही अपने पति को कमाने के लिए भेज देते हैं, लेकिन ये पत्नी कैसी है, कितना प्यार करती है मुझे कि ये कहती है कि आप कमाने के लिए शहर नहीं जाएंगे, आप मेरे पास ही रहेंगे, हर रात हर दिन आपके साथ में रहना चाहती हूँ। जब ये बातें सोचता है तो काफी देर तक सोचता रहता है और फिर अपनी पत्नी को अपने गले से लगा लेता है और फिर सोच लेता है कि मुझे अब यहीं पर कुछ काम करना पड़ेगा। और वहीं गांव में थोड़ा बहुत खेती बाड़ी वगैरह और इधर उधर छोटे मोटे मजदूरी वगैरह काम करने लग जाता है और इससे उसकी जिंदगी कटने लग जाती है। जो कमाता है सिर्फ पति और पत्नी होते हैं और इनकी जिंदगी काफी अच्छे से कट रही होती है। कुछ दिनों के बाद उनके शादी के 1 डेढ़ साल के बाद उनको एक बेटी होती है और बेटी जब इनके परिवार में इनके संसार में जब बेटी आ जाती है तो दोनों पति पत्नी काफी खुश रहने लग जाते हैं। अब धीरे धीरे सोहन की कमाई थोड़ा बहुत और बढ़ गई होती है, थोड़ा बहुत और काम करने लग गया था और पति पत्नी और बेटी का काफी अच्छे से जो जीवन यापन चल रहा था। लेकिन जो उसके पास पड़ोस के लोग थे, कुछ ऐसे मनचले टाइप के लोग थे जो शांति की खूबसूरती को देख करके हमेशा उसे पाने के लिए ललायित रहते थे, हमेशा चाहते थे कि शांति के साथ गलत संबंध बनाए, गलत काम करे, क्योंकि सोहन के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, वो एक गरीब है और उसकी गरीबी का फायदा उठाना चाहते थे। एक दिन जो उसी के पड़ोस का एक नौजवान लड़का होता है, वो आ करके और शांति घर में कुछ काम कर रही होती है, घर के बाहर लिपाई पुताई कर रही थी, वो आकर के उस शांति को पकड़ लेता है और पकड़ करके उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। सोहन कहीं बाहर काम करने के लिए गया होता है, लेकिन उसी समय जब सोहन घर के अंदर इंटर होता है तो देखता है कि उसकी पत्नी के साथ बगल का एक लड़का जबरदस्ती कर रहा है और सोहन उसको पकड़ करके और जोर का धक्का उसको मार देता है लड़के को और लड़का जाकर के दीवार से उसका सिर टकरा जाता है। जैसे ही उसका दीवार से सिर टकराता है, उसका सिर पीछे साइड से फट जाता है और फटने के बाद खून की धारा बहने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद ही चोट इतना गहरा होता है, चोट इतना जोर का लगा होता है कि वो जो लड़का था वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। जब उसको लोग हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि इसकी तो मौत हो चुकी है और सारा जो इल्जाम है सोहन के ऊपर आ जाता है। सोहन को पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, उसका कोर्ट उसके ऊपर कोर्ट केस होता है और उसके बाद कोर्ट उसको डिसाइड कर देती है और कोर्ट कहती है कि इसको 20 साल के लिए जेल में रखा जाएगा। 20 साल की उसको सजा हो जाती है और वो जेल चला जाता है। इधर जब उसकी पत्नी शांति रो रो करके उसका बुरा हाल हो गया होता है, वो हमेशा अपने पति को याद करती रहती है, अपनी बेटी के साथ किसी भी तरह से अपनी जिंदगी काट रही होती है। इसी बीच जो शांति के घर वाले होते हैं, जो उसके मायके वाले उसके भाई और पिताजी होते हैं, वो इसके यहाँ आते हैं और इसे लेकर के अपने गांव चले जाते हैं। वहां पर जाने के बाद शांति से कहा जाता है कि शांति अब उसको तो 20 साल का जेल हो गया है और वो 20 साल के बाद ही निकलेगा और कोर्ट ने यह भी डिसाइड किया है कि 20 साल के बीच में अगर कोई गलत चीजें होंगी तो और भी उसको और भी बढ़ा दिया जाएगा उसका सजा। तो वो कब आएगा कब नहीं आएगा और 20 साल में वो जिंदा आएगा कि मर जाएगा, तो तुम अपनी जिंदगी को क्यों तबाह करोगी, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देते हैं। लेकिन शांति कहती है नहीं, चाहे वो 20 साल के बाद आए लेकिन 50 साल के बाद आए, मैं उसकी हमेशा उसके आने का इंतजार करूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ और दिलो जान से मैं उसे चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ। उसकी एक बेटी है, उसकी निशानी है और मैं उसको अपनी बेटी को देख करके और उसको देख लिया करूंगी। जब भी आएगा वो 20 साल के बाद आया, जब भी आए मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूंगी। लेकिन जो उसके पिताजी होते हैं और उसका जो भाई होता है जबरदस्ती उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं तुम्हें किसी और से शादी करना ही पड़ेगा। तभी इसी बीच कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि जो उसकी बेटी होती है, तकरीबन उसकी बेटी 9-10 महीने की हो गई होती है और कुछ बीमारी उसको हो जाती है जिससे उसकी बेटी जो होती है उसकी मौत हो जाती है। जब बेटी मत की मौत हो जाती है उसके बाद तो और उसके जो पिताजी होते हैं और उसके जो भाई होते हैं उनको और खुला मैदान मिल जाता है और वो कहते हैं कि अब तो तुम्हारी उसकी निशानी जो बेटी थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, अब तुम्हें शादी करने में क्या दिक्कत है, अब तुम शादी कर लो, उसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन फिर भी वो मना करती रहती है, कहती है मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन उसके पिता और उसके भाई ने जबरदस्ती मिल करके और वहीं के एक लड़के को देख करके और उसके साथ शादी करवा दिया। लड़के का नाम रमेश था। रमेश देखने में भी काफी खूबसूरत था, अच्छा था, घर परिवार से भी ठीक ठाक था और
व्यवहार से भी काफी अच्छा था। उसकी जबरदस्ती जब शांति के साथ शादी करा दी जाती है, लेकिन शांति उसके साथ न रहना चाहती थी, न सोना चाहती थी, न उससे बातें करना चाहती थी। हमेशा उससे दूरी बनाकर रखती थी और हमेशा अपने पति को, सोहन को याद करती रहती थी। हमेशा सोहन की यादों में वो गुम रहती थी। हमेशा रमेश से कहती थी कि देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकती हूँ, मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं सोहन से प्यार करती हूँ, वही मेरा पति है। वो जब भी आएगा, मेरे पिताजी ने और मेरे भाइयों ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी तो करवा दिया, लेकिन तुम मेरे शरीर को नहीं पा पाओगे। जब रमेश ये सारी बातें सुनता है तो काफी दुखी रहने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा, इतना चाहूंगा कि एक न एक दिन तुम जरूर कहने लग जाओगी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों, रमेश उसको प्यार करता रहता है, हर चीजों की उसकी जरूरतों को पूरा करता रहता है। और रमेश इतना व्यवहारिक, इतना अच्छा इंसान होता है कि धीरे 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 तकरीबन 1-1.5 साल के बाद जो शांति होती है, रमेश को चाहने लग जाती है, रमेश से प्यार करने लग जाती है और धीरे धीरे वो सोहन को भूलने लग जाती है। दोस्तों, इसके बाद तकरीबन 1-1.5 साल, 2 साल के बाद वो रमेश के साथ शारीरिक संबंध भी कायम करती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह से काफी अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं। अब वो सोहन को तकरीबन तकरीबन 2-3 साल के बाद भूल चुकी थी। अब रमेश उसका पति हो चुका था और रमेश के साथ काफी अच्छे तरीके से जिंदगी काटने लग जाती है। रमेश के द्वारा उसे एक बेटी और एक बेटा होते हैं। बेटा और बेटी पा करके शांति काफी खुश रहने लग जाती है। लेकिन कुछ और घटना घटती है। एक दिन अचानक, कुछ सालों के बाद, तकरीबन 10 साल बीत जाता है। 10 साल के बाद जो उसकी बेटी होती है, वो बेटी भी एक्सपायर कर जाती है। सिर्फ अब उसका बेटा रह गया था और बेटे को के साथ पति पत्नी अच्छे तरीके से रहने लग जाते हैं, काफी प्रेम पूर्वक रहने लग जाते हैं। इस तरह से समय बीतता रहता है और 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल के बाद जो इसकी सोहन की सजा खत्म हो जाती है और सजा खत्म होने के बाद जब सोहन जेल से निकलता है, जेल से निकलने के बाद अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि अब आज मैं अपनी पत्नी से मिलूंगा। पत्नी 20 सालों से मेरे आने का इंतजार कर रही होगी, किस तरह से अपनी जिंदगी काटी होगी, कितने दुख और कितने तकलीफ से अपने जीवन को काटी होगी। आज अपनी पत्नी से मिलूंगा तो कितना खुश रहेगी। और यही रास्ते भर सोचता सोचता और अपने घर जब वो पहुंचता है, घर पहुंचता है, अपनी पत्नी को पुकारता है तो पत्नी का कहीं अता पता नहीं होता है। अगल बगल के लोगों से जब वो पूछता है तो लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी शांति की तो शादी हो गई है और उसके घर वाले, उसके माँ बाप और भाई आए हुए थे, उसको अपने गांव लेकर के चले गए थे और वहीं पर पता चला कि उसने किसी और से शादी कर लिया है। सोहन उसके मैके पहुंच जाता है। सोहन शांति के मैके पहुंचता है तो उसके पिता और उसके भाइयों से पूछता है कि शांति कहाँ पर है। तो उसके पिता और भाई उसको धक्के मार करके बाहर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आया है, तुझसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, तू जेल चला गया, उस तब से ही हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। जो मेरी बेटी थी वो किसी और से शादी कर ली, उसका पति अब कोई और है, उसके साथ हमारा रिलेशन है, अब तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, तुम हमारे दरवाजे पर क्यों आया। और उसके धक्के मार करके भगा दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारी जो पत्नी थी शांति, उसने अपनी मर्जी से किसी और के साथ शादी कर लिया है। जब ये बातें सोहन सुनता है तो वहीं पर जमीन पर बैठ जाता है और बैठ करके फूट फूट करके रोने लग जाता है और कहने लगता है कि शांति, तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया, इतना प्यार करती थी तुम मुझसे और मैं तुमसे इतना चाहता था, तुम्हें इतना प्यार करता था, कम से कम इंतजार तो कर ली होती 20 सालों तक। उसके घर वाले, जो शांति के पिताजी और भाई होते हैं, कहते हैं कि अब जो तुम्हारी बेटी थी वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी खत्म हो चुकी है और तुम्हारी पत्नी की शादी हो चुकी है, इसलिए तुमसे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें, तुम्हारे ऊपर डंडों से, हम लोग तुम्हें डंडे से मार मार करके यहाँ से भगा देंगे। सोहन खड़ा होता है, उनके तरफ देखता है और फिर वापस मुड़ करके वो जाने लग जाता है। पूरे रास्ते वो सोचता रहता है कि शांति, ये क्या कर दिया तुमने, तुमने क्यों नहीं इंतजार किया, तुम्हें पता था कि 20 साल का मुझे जेल हो गया है और जेल सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हुआ था। अगर तुम्हें उस दिन वो छेड़ा नहीं होता तो मैं उसको धक्का नहीं मारा होता, और धक्का नहीं मारा होता तो वो मरा नहीं होता और मैं जेल नहीं गया होता। लेकिन ये भी नहीं तुमने सोचा कि तुम्हारे वजह से मैं जेल काट रहा हूँ और मैं जब तुमसे मिलने के लिए आया तो तुम किसी और का हो गई। कितना बड़ा जुल्म किया तुमने मेरे ऊपर। और यही सोच सोच करके वो पूरे रास्ते फूट फूट करके रोने लगता है। धीरे धीरे उसकी जो मानसिक स्थिति है वो खराब होने लग जाती है, वो पागलों की तरह से रहने लगता है। वो पुलिस स्टेशन में जाता है और जाकर के थानेदार को सारी चीजें बताता है। कहता है मेरी पत्नी थी, वो
मैं जेल चला गया, उसके लिए मैंने सारी चीजें किया था। उसको छेड़ रहा था लड़का, तो उसके लिए मैंने उसको धक्का दिया था और उसकी वजह से मैं जेल था। और मेरी पत्नी को कोई और जबरदस्ती लेकर के गया है। वो ये नहीं कहता है कि उसने शादी किया है, बल्कि वो ये कहता है कि कोई जबरदस्ती मेरी पत्नी को लेकर के चला गया है। और उसका नाम रमेश है। जब रमेश का पता उस पुलिस वालों को चलता है, तो रमेश को जब ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचते हैं, तो रमेश कहता है कि मैंने तो शांति के साथ शादी किया है, मैं ये तो मेरी पत्नी है। सोहन और रमेश दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जब दोनों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं शादी के, तो सारे दोनों के पास शादी के सारे एविडेंस थे, सारे डॉक्यूमेंट्स थे। सोहन के साथ भी फोटोज वगैरह थे जो शादी के थे, और रमेश के पास भी वो शादी के सारे फोटोज वगैरह, सारे वीडियोज वगैरह थे। जब दोनों उसके पास जब पुलिस वालों को देते हैं, तो जो थानेदार होता है उसका दिमाग चकराने लग जाता है, और वो सोचने लगता है कि कैसे दोनों के साथ कैसे एक पत्नी का शादी हो सकता है। और वो फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश कर देता है। कोर्ट केस चलता है और काफी दिनों तक ये कोर्ट केस चलता रहता है। जिस दिन फाइनल डिसीजन होता है और जज साहब बैठे रहते हैं, वहां पर इन दोनों को पेश किया जाता है। दोनों तरफ के वकील जिरह कर रहे होते हैं, और इस कोर्ट के डिसीजन को जानने के लिए पब्लिक की काफी भीड़ लगी हुई थी। हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि इस तरह के केस में आज क्या होने वाला है। एक पत्नी है और उसके दो पति हैं, और दोनों के पास एविडेंस है कि वो उनकी पत्नी है, और दोनों उसको अपनाना चाहते हैं, कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। दोनों चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी बना करके इसको रखूं, क्योंकि पत्नी खूबसूरत भी थी, और दोनों ही उस पत्नी को उतना ही प्यार करते थे। और पत्नी जो थी, जो शांति, वो भी दोनों पतियों को उसी तरह से प्यार करती थी, उतना ही चाहती थी। वो भी किसी भी पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। जज साहब जब सारी चीजें ये चीजें देखते हैं, तो काफी दंग रह जाते हैं। जज साहब के माथे से पसीने चूने लगते हैं, और वो कोई भी निर्णय देने के फेवर में ही नहीं होते हैं। वो सोच ही नहीं पाते हैं कि अब मैं क्या निर्णय दूं, किसके साथ कहूं कि तुम इसके साथ चले जाओ, इसको अपना पति मान लो। जज साहब काफी देर तक परेशान होते रहते हैं। फिर जो शांति होती है, शांति को बुलाते हैं और कहते हैं, शांति, मेरे पास निर्णय देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं कि तुम किसके साथ रहो, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे पति हैं। दोनों के पास पूरे एविडेंस है, तुमने दोनों के साथ शादी किया हुआ है। तुम्हारी मर्जी है, तुम किसके साथ रहना चाहती हो, तुम बता दो। जिसके साथ भी रहना चाहती हो, मैं उसी के साथ निर्णय दे दूंगा कि तुम उन्हीं उसी के साथ रहोगी, और दूसरा चला जाएगा यहाँ से। जब शांति से जज साहब ये पूछते हैं, तो शांति कहती है, जज साहब, माई बाप, मैं दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ। दोनों मेरे पति हैं, और दोनों को मैं दिलो जान से चाहती हूँ, दोनों को प्यार करती हूँ, और दोनों ही मुझे चाहते हैं। इसलिए मैं किसी एक को नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं दोनों के साथ रहूंगी। जज साहब जब उसकी बातें सुनते हैं, पूरा कोर्ट, पूरे वकील, जितने भी लोग वहां पर बैठे हुए होते हैं, सारे लोग जब इस बात को सुनते हैं, तो सारे लोग दंग रह जाते हैं। कैसे एक पत्नी के साथ दो दो पति रह सकता है? किसी भी हमारे कानून में, हमारे कोर्ट के किसी भी निर्णय में, किसी भी कानून के बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि एक पत्नी दो दो पतियों के साथ रह सकती है। पुराने जमानों में रामायण महाभारत जो हम लोगों ने देखा था, जहां पर एक द्रौपदी पांच पांच पतियों के साथ रही थी। लेकिन आज के जमाने में कोई भी कोर्ट इस चीज को, इसका डिसीजन नहीं दे सकता है कि एक पत्नी के साथ दो दो पति रहेंगे। लेकिन शांति तो चाहती थी कि दोनों पतियों के साथ रहे, दोनों पति एक साथ, और दोनों पतियों के साथ अपनी जिंदगी का निर्वाह करे। जब जज साहब दोनों पतियों की तरफ देखते हैं, जब रमेश के तरफ और सोहन की तरफ देखते हैं, तो रमेश कहता है, नहीं जज साहब, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। मैं, शांति मेरी है, और मैं शांति के साथ रहूंगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। जब सोहन से पूछा जाता है, तो सोहन कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? शांति से मैंने शादी किया था, शांति को पहली बार दुल्हन बना करके मैंने लाया था, तो शांति के साथ मैं ही रहूंगा जज साहब, कोई दूसरा नहीं रहेगा। जज साहब जब सारी चीजें, सारी बातें सुनते हैं, और शांति से कहते हैं कि शांति, तुम दोनों के साथ कैसे रहोगी? ये दोनों तो तैयार ही नहीं है एक साथ तुम्हारे साथ रहने के लिए। तब भी शांति कहती है कि नहीं जज साहब, मैं इन दोनों के साथ ही रहूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, मैं दोनों को प्यार करती हूँ। जब सारी बातें जब जज साहब सुनते हैं, काफी देर तक सोचते रहते हैं, और फिर कहते हैं, शांति, निर्णय कोर्ट का यही है कि तुम्हें एक के साथ ही रहना पड़ेगा। अब तुम डिसाइड कर लो कि किसके साथ रहना है। फाइनल डिसीजन अभी कोर्ट को तुम बताओ, क्योंकि तुम्हें दोनों के साथ रहने के लिए मंजूरी नहीं दी जा सकती है। शांति वहां पर जमीन पर बैठ जाती है, काफी देर तक सोचने लगती है, कभी सोहन की तरफ देखती है और रोने लग जाती है, उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और कभी रमेश की तरफ देखती है, उसकी तरफ देख करके भी फूट फूट करके रोने लग जाती है, और किसी को भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर थोड़ी देर के बाद
अपने कलेजे पर हाथ रख करके खड़ी होती है और कहती है, जज साहब, अगर आपका निर्णय यही है कि मुझे एक के साथ ही रहना है, तो मैं रमेश के साथ रहना चाहती हूँ। जैसे ये जज साहब सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम रमेश के साथ रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें मंजूरी देता हूं कि तुम रमेश के साथ रहो। तुम आज के बाद रमेश तुम्हारा पति है और तुम उसकी पत्नी हो। लेकिन आखिर ये तो बताओ कि तुम रमेश के साथ क्यों रहना चाहती हो? सोहन से तो तुम्हारी पहले शादी हुई थी, सोहन से तो तुम बहुत प्यार करती हो, फिर सोहन के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? तभी जो शांति होती है वो हाथ जोड़ करके जज साहब के सामने कहती है और कहती है, जज साहब, ये दोनों ही मेरे पति हैं। जितना मैं सोहन को चाहती हूँ उतना ही रमेश को चाहती हूँ और दोनों से मैं दूर नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन मैं एक माँ भी हूँ जज साहब, और मैं अपने बेटे से कैसे अलग रह सकती हूँ? एक मेरा बेटा है, मैं दोनों से अलग रह सकती हूँ, दोनों से दूरी बना सकती हूँ, लेकिन अपने बेटे से अलग नहीं रह सकती हूँ। एक माँ अपने बेटे को छोड़ करके नहीं रह सकती जज साहब। मैंने उसे अपने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसे पाला पोसा है, उसे इतना बड़ा किया है मैंने, उसके बिना मैं नहीं रह सकती जज साहब। और वो मेरा बेटा जो है वो रमेश का ही बेटा है, रमेश के साथ ही है, तो मुझे अपने बेटे के साथ ही जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं रमेश के साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे ही ये कोर्ट ये बातें सुनती है, सबके आंखों से आंसू बहने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक माँ की ममता की बात थी। माँ अपने बेटे से दूर नहीं रह पाती, पति से दूर रह जाएगी लेकिन अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर नहीं रह सकती है। यही तो कहा जाता है माँ और बेटे का रिश्ता, माँ और बेटे का प्यार। और जज साहब भी जब ये बातें सुनते हैं तो उनके भी आंखों भर आती हैं, वो भी अपने आंखों से आंसू बहाने लग जाते हैं और रुमाल निकाल करके अपनी आंखों को पोंछने लग जाते हैं और उसके बाद अपने हाथ में लिए हुए जो उस चीज को टेबल के ऊपर पटकते हैं और कहते हैं कि कोर्ट ने यही डिसाइड किया है, कोर्ट का निर्णय यही है कि आज के बाद शांति देवी जो रमेश के साथ ही रहेंगी और रमेश की ही पत्नी रहेंगी। कानून इस चीज के ऊपर मुहर लगाता है। इसके बाद कोर्ट का जो डिसीजन होने के बाद कोर्ट डिसबैंड हो जाता है और रमेश को लेकर के और शांति अपने साथ जाने लग जाती है। उधर सोहन दूर खड़ा हुआ अपने आंखों से आंसू बहाता रहता है और जाकर के शांति के पास पहुंचता है। शांति रमेश को छोड़ करके सोहन के पास आती है और सोहन से गले लग करके और काफी फूट फूट करके रोने लगती है और कहती है, मैं आपकी पत्नी थी हूँ और आजीवन रहूंगी, दिल से रहूंगी, बेशक शरीर से नहीं रहूंगी। आप मेरे दिल में हमेशा भगवान की तरह से विराजमान रहेंगे। मैं हमेशा आपको प्यार करती रहूंगी, बेशक अपने शरीर से नहीं लेकिन मन से हमेशा आपको चाहती रहूंगी। आप जो बेटा है, बेटे के लिए मैं रमेश के साथ जा रही हूँ, रमेश से भी उतना प्यार करती हूँ लेकिन अपने बेटे से जुदा नहीं रह सकती हूँ। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इस चीज को गलत मत लीजिएगा। सोहन जो होता है उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि आज माँ की ममता जो है जीत गई है, एक पति का प्यार हार गया है। आप जाइए और अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारिए। मैं जहां भी रहूंगा हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता रहूंगा कि आपके बेटे की उम्र काफी लंबी हो और आप अपने बेटे के साथ जब तक जिए काफी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी निर्वाह करते रहे। दोस्तों, इस तरह से इसके बाद जो शांति होती है अपने आंखों से आंसू लिए हुए अपने बेटे और अपने रमेश पति के साथ उसके घर चली जाती है और सोहन फिर अपने गांव चला जाता है। दोनों अपनी जिंदगी काटने लग जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर इस कहानी की समाप्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ और सिर्फ एक माँ की ममता को दर्शाया गया है। माँ की ममता जो है अमूल्य होती है और माँ की ममता के आगे सब कुछ फीका है। दुनिया के सारे सुख, सारे दुख, सारी दौलत जो कुछ भी है सब कुछ जीरो है। जहां पर माँ की ममता आ जाती है सब कुछ वहां से खत्म हो जाता है और माँ की ममता जीत जाती है। जो एक बेटे का प्यार होता है वो जीत जाता है, जो आज के केस में आपको देखने को मिला। आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।